नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राइम। जी हां, मोदी सरकार ने अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव से पहले एक बड़ा दांव खेला है। सभी धर्मों और जातियों के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को, मतलब कि गरीब सवर्णों को 10% कोटा देने का ऐलान किया है। इस सवर्ण आरक्षण बिल के संसद में मंजूरी मिलने के बाद सामान्य जाति के आर्थिक रूप से गरीबों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिल सकेगा। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर में इसका कानून बनने के बाद क्या सवर्णों को इसका फायदा मिल पाएगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और रोजगार में 10% आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गई। पहले देखिए एक रिपोर्ट, फिर इस पर चर्चा करेंगे। सवर्णों के आरक्षण पर संसद की मुहर। 10% आरक्षण देने के प्रावधान पर संसद की मंजूरी। राज्यसभा में करीब 10 घंटे तक चली बैठक। 2019 विधेयक को 7 के मुकाबले 165 मतों से मिली मंजूरी। ऐसे में किसी ने बताया राजनीतिक स्टंट तो किसी ने सवर्णों से धोखा। पूरे देश में लगभग 12% सवर्ण हैं। ऐसे में माना जाता है कि देश की लगभग 50 लोकसभा सीटों में इनकी आबादी 25% से अधिक है। ऐसे में सवर्णों को राजनीतिक वोट बैंक के लिए बेहद अहम समझा जाता है। वहीं सिर्फ संसद में विधेयक के पास होने के बाद इसे सुप्रीम परीक्षा से भी गुजरना होगा, क्योंकि संविधान में बदलाव भी किया जाना है। इस विधेयक को कानूनी रास्तों से भी गुजरना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिजर्वेशन के लिए 50% की सीमा तय कर रखी है, और अगर रिजर्वेशन का आंकड़ा 50% को पार करता है तो इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। ऐसे में इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में बदलाव करना होगा। वहीं अगर पिछड़े सवर्णों को आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने की बात की जाए तो उसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें जो पूरी करनी होंगी। लाभार्थी की आय 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कृषि योग्य भूमि 5 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। 1000 स्क्वायर फीट जमीन से कम में घर बना होना चाहिए। निगम के आवासीय प्लॉट 109 यार्ड से कम होना चाहिए। निगम के बाहर के प्लॉट 209 यार्ड से कम होने चाहिए। वहीं मोदी सरकार ने अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए बड़ा दांव खेला है और सभी धर्मों और जातियों को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% कोटा देने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संजय राय ने कहा, वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। उसी नारे पर चलते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक मेंशन किया तो उस पर भी आगे बढ़कर प्रधानमंत्री जी जो है कानून बनाए और संविधान, उस पर भी संविधान संशोधन किए, कानून बनाए। उसी प्रकार से इस देश के अंदर 1993 में बैकवर्ड कमीशन बना था, पिछड़ा वर्ग कमीशन बना था और उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन उसको भी माननीय मोदी जी देने का काम किए हैं। और तीसरा, जो वर्षों से दशकों से मांग थी गरीब सवर्णों को, फॉरवर्ड क्लास के जो गरीब लोग हैं आर्थिक रूप से, उनको आरक्षण देने की मांग थी, उस मांग को भी पहली बार बीजेपी ने पूरा किया है, माननीय मोदी जी ने पूरा किया। और इस सवर्णों के आरक्षण के मुद्दे पर जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, सभी ने जुमलेबाजी का काम किया है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत ने कहा, देखिए, गरीब, आर्थिक रूप से जो भी गरीब लोग हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम लोगों ने 1992 में आरक्षण का प्रावधान लेकर के आए थे और 2011-12 में हम लोगों ने सर्वोच्च आरक्षण के लिए एक आयोग का गठन किया था।
लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 4.5 साल के बाद जब 2 महीने चुनाव के आते हैं, जब 2 दिन सदन को बाकी रहते हैं, तब वो आरक्षण का बिल लेकर के आते हैं। हम लोग आरक्षण के साथ में हैं, लेकिन आज मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी के सामने सवाल है कि वो इतनी देर में आरक्षण लेकर के कौन से नौजवानों को रोजगार देने जा रहे हैं, कौन से नौजवानों को शिक्षा देने जा रहे हैं। बहरहाल सभी राजनीतिक दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये विधेयक कानून बनकर सवर्णों को फायदा पहुंचा पाएगी या नहीं। लोकसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज यही वजह है कि लोकसभा में आज आरक्षण 10% गरीबी के आधार पर जो बिल है उसे पास किया जाएगा, उसे पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इसे चुनावी स्टंट मान रहा है, लेकिन कोटे के बाद अब जिस तरीके से गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण लेने की बात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं ये चुनावी बिल होगा और इसमें लोगों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि गरीबी के आधार पर अगर आरक्षण का बिल पास होता है तो ऐसे तमाम सामान्य वर्ग के लोगों को फायदा होगा जो गरीबी पर हैं, लेकिन उन्हें वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संजय सिंह चौहान, न्यूज इंडिया, लखनऊ। तो गरीब सवर्ण बिल जो है, आरक्षण बिल, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित हो चुका है। ऐसे में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है सुप्रीम कोर्ट में पारित होना। अब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं सामाजिक विश्लेषक अश्विनी कुमार सिंह। अश्विनी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी अश्विनी जी, जो ये बिल पास हुआ है सवर्ण आरक्षण बिल, ऐसे में संसद के दोनों सदनों में तो ये पास हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए बड़ी चुनौती है, ये कैसे पास कर पाएगा? नहीं अर्पिता जी, सुप्रीम कोर्ट में कोई चुनौती नहीं होगी, क्योंकि इस बिल को पास करने के पूर्व संविधान में संशोधन जो 2/3 से ज्यादा बहुमत से होना चाहिए, लोकसभा से और कल रात में राज्यसभा से पास हो चुकी है। जी। संविधान के अनुच्छेद 15(6) में शिक्षा में आरक्षण और 16(6) में नौकरी में आरक्षण देने का जो प्रावधान जोड़ा गया है संशोधन के द्वारा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो 50% का कैप लगाया था वो कहीं से इसमें बाधा नहीं आएगी। जी अश्विनी जी, ऐसा बोला जा रहा है कि अग्रणी और जो पिछड़े वर्ग है उनके बीच की खाई को ये मिटा देगा, तो समाज पे क्या असर पड़ेगा इस चीज का, इस बिल का? जी सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, कम से कम उन्होंने ये तो ख्याल रखा कि इस देश में सवर्ण भी रहते हैं। जी। क्योंकि जो नोटा 3 प्रदेशों में लाखों की संख्या में लोग नोटा पे वोट दिए थे, वो सिर्फ SC/ST एक्ट के खिलाफत की वजह से ही नहीं दिए थे। इस देश का सवर्ण अब धीरे धीरे ये समझने लगा था कि सरकार कोई भी हो, कोई नीप हो, हमें का हानि हमें का लाभा, मतलब नीतियां पिछड़े वर्ग के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, सवर्णों के लिए कोई नीति नहीं बननी थी। इसलिए पहली बार इस देश में कुछ ऐसा कानून हुआ है, इस देश के 70 साल के इतिहास में पहली बार कि सवर्णों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है सरकार के किसी फैसले से। इसलिए इस फैसले का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी अश्विनी जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लेकिन जस्ट लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले ही ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि मांगे तो बहुत सालों से उठती आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे एक राजनीतिक फैसला कहा जा सकता है भी राजनीतिक फैसला है भी, लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग, सवर्ण वर्ग, सामान्य वर्ग के लिए एक वास्तव में एक लाभदायी चीज है। चुनाव के नजरिए से ही सही एक अच्छी चीज है। जी अश्विनी जी, तो मान सकते हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है लोकसभा चुनाव 2019 का? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो 3 राज्यों में भाजपा सत्तासीन थी, 2 राज्यों में 15-15 साल से सत्ताधीन थी, और वहां से उसकी सत्ता जो हटी है उसके कारण उन्होंने विचार किया कि आखिर कारण क्या है, तो नोटा बहुत प्रमुख कारण था, और नोटा में 90% 99% सवर्णों ने ही वोट दिया है। इसलिए पूर्ण रूप से 2019 की तैयारी है, फिर भी हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। जी हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है ये? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इस आरक्षण को एक राजनीतिक स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि ये आरक्षण गरीबों के लिए है। जी। गरीबों के लिए आरक्षण जो है, पहली चीज तो सवर्णों के लिए आरक्षण जैसी कोई चीज नहीं है, ये आरक्षण गरीबों के लिए है, और गरीबों के लिए आरक्षण का हम स्वागत करेंगे, चाहे किसी भी धर्म का गरीब हो। इस आरक्षण में जो अन्य प्रावधान हैं उनको लेकर के हम जरूर बात करना चाहेंगे, उनको लेकर के हम जरूर ये कहेंगे कि यस,
आरक्षण में जैसे आप गरीबी रेखा इन्होंने जो तय की है, जो बात की है गरीबों की कि साहब 8 लाख रुपए वाला गरीब कैसे हो गया, इन प्रावधानों पर हम जरूर चर्चा करेंगे, इन प्रावधानों पर हम बात करेंगे आपसे, लेकिन हाँ, इसका हम समर्थन करते हैं। जी सुरेंद्र जी, लेकिन आपकी भी सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस ये बोल रही है कि हम शुरू से ही इस बिल के पक्षधर हैं, लेकिन अशोक गहलोत की जब 10 साल से अशोक गहलोत रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, 1992 में जब ये वापस पेश किया गया था बिल, 14% आई थिंक, मेरे ख्याल से 14% कुछ कहा था उन्होंने, तो वो बिल वापस सुप्रीम कोर्ट तक लेके भी जाया गया, लेकिन उसको आगे क्यों नहीं अमल किया गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया था। आपको शायद जानकारी, हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़े थे, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्यवस्था ने उसको टर्न डाउन किया था, उसमें हम क्या कर सकते थे? आज की डेट में भी ये बिल आ गया है, कल की डेट में सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख होगा, तो उसको तो ना आप कह सकते हैं ना भाजपा कह सकती है। हम इसका समर्थन कर रहे हैं, इतना जरूर है। जो काम हमने, तमाम काम ऐसे किए हैं, हरित क्रांति हम लाए हैं, प्रथम दुग्ध क्रांति हम लाए हैं, आज की डेट में एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान हमने किए, परमाणु विस्फोट हमने किया, तमाम देश की तरक्की, RTI हम लाए, राइट टू एजुकेशन हम लाए, राइट टू फूड हम लाए। जो काम हम नहीं कर पाए वो काम भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या बुराई है उसमें? जी सुरेंद्र जी, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि संविधान में चूंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी इसको आर्थिक आधार पर क्यों रखा जा रहा है, जातिगत आधार पर क्यों नहीं देखा जा रहा? ऑलरेडी जातिगत आधार पर संविधान की व्यवस्था है जी, जातिगत आधार पर संविधान की व्यवस्था है, इसी वजह से संविधान की इस व्यवस्था को आर्थिक पर किया और इसका स्वागत होना चाहिए। जी, हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, राजपाल कश्यप है, समाजवादी प्रवक्ता हैं। राजपाल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी राजपाल जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? कांग्रेस तो बोल रही है बीजेपी का राजनीतिक स्टंट है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब वैकेंसियां नहीं निकल रही, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आज जो लोग आरक्षित कोटे में हैं उनको ही नहीं नौकरियां मिल रही हैं, तो जब नौकरियां ही नहीं है तो ये एक जुमला है। लेकिन हम समर्थन करते हैं, हमारे नेता ने भी सदैव समर्थन किया है कि आप आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दीजिए, जो भी आबादी है उसके हिसाब से आरक्षण दे दीजिए, जिसकी जितनी संख्या है सबको दे दीजिए आरक्षण, ये झगड़ा खत्म करिए आरक्षण का। माननीय अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे हैं। तो जब नौकरियां नहीं है, कोई काम कर नहीं रहे, धरातल पे है नहीं, तो ये 5 साल से क्या कर रहे थे? 5 साल पूरे हो गए, अब हारता हुआ नजर आके इनको अपना चुनाव हार रहे हैं, तो ये नए नए जुमले ले आ रहे हैं जनता को। अभी तक दलित बैकवर्ड को गुमराह करते थे, अब फॉरवर्ड को भी गुमराह कर रहे हैं। अरे जब वैकेंसी नहीं निकाल रहे, नौकरियां नहीं है, तो काहे क्या आरक्षण? ये केवल गुमराह करने का सिवा कुछ नहीं है। 2 करोड़ नौकरियां निकाले पहले जी, और हम लोगों ने तो समर्थन किया, हमारी पार्टी ने भी समर्थन किया है, हमारे नेता ने भी समर्थन किया, सदन में भी किया, हम लोग भी कर रहे हैं, और हमारे नेता तो लगातार मांग कर रहे हैं कि आबादी के हिसाब से सबको आरक्षण दे दीजिए और कोई झगड़ा खत्म करिए। जी, तो राजपाल जी, आपका कहना है कि सवर्णों की नाराजगी को दूर करने के लिए लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ये डिसीजन लिया गया, तो मतलब राजनीतिक स्टंट हो सकता है? नहीं, बीजेपी राजनीतिक स्टैंड के अलावा कुछ करती ही नहीं, धरातल पे कोई काम ही नहीं उनका है। कोई आप बता दीजिए धरातल पे कहीं सड़क बना दी हो, कोई एम्स बना दिया हो, कोई IIT बना दिया हो, कोई वो कारखाना लगा दिया हो, कहीं लोगों को रोजगार दे दिया हो, कहीं विश्वविद्यालय खोल दिया हो, कुछ तो नहीं किया जी। किसानों के आय दुगनी हो रही थी, नहीं हुई। आपका 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, नहीं लगी। किसी क्या हुआ? लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है। तो ये सब पूरी तरीके से बीजेपी विफल हो रही है, तो ये कोई न कोई नया ऐसे ही सलूफा ले आती रहेगी। जी, अश्विनी जी, क्या कहना है आपका इस पूरे मसले पर? जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमने भी इस प्रकार का बिल लाया था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पास नहीं हो पाया, लेकिन उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी, वो सिर्फ एक छलावा था इस देश के सवर्णों के साथ, क्योंकि बिना संविधान में संशोधन किए एक तो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और दूसरे 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कांग्रेस की ये बात तो बिल्कुल निराधार है। दूसरे हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि जब सरकारी नौकरियां ही नहीं है तो इस आरक्षण का मतलब क्या है? उनकी बात से मैं भी कैबिनेट मंत्री कह चुके हैं। नहीं, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। जब नौकरियां ही नहीं है इस देश में तो भाई सब लोग मिल के मांग करें ना कि आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए।
तब आरक्षण की व्यवस्था क्यों है? आखिर ओबीसी को तब आरक्षण क्यों है, अनुसूचित को आरक्षण क्यों है जब नौकरियां ही नहीं है? तो ये लिए ये सब बातें बिल्कुल निराधार है। निश्चित रूप से इस आरक्षण से कुछ ही लोगों को लाभ मिलेगा। जी सुरेंद्र सिंह जी, आपका क्या कहना है? अश्विनी जी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा कुछ नहीं किया गया। जी सुरेंद्र सिंह जी। जी राजपाल जी, आप कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किसने किया था? मोदी जी ने किया था ना। तो मोदी जी को 2 करोड़ नौकरियां तो क्रिएट करनी चाहिए। 5 साल हो गए तो 10 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी। कितने करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां दी? और सरकारी डिपार्टमेंटों में नौकरियां खाली पड़ी है, वैकेंसियां नहीं भरी है। आरक्षण देना है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी बैकवर्डों को भी दे दीजिए, दलितों को भी दे दीजिए, सबको दीजिए ना आरक्षण। सामान्य कोटे को, सामान्य वर्ग के लोग जो गरीब है उनको भी दे दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में भी तो आरक्षण लागू होना चाहिए। ये केवल गुमराह करने की बात है। जैसे चुनाव आएगा तो कहीं पद्मावती जी आ जाएंगी, कहीं कुछ आ जाएगा, ऐसे ही एक जुमला है ये इनका। अब सवर्णों को भी गुमराह कर रहे हैं। जी तो जी इसके सिवा कुछ नहीं इनके पास है। आज सरकार क्योंकि हर जगह हारता नजर है। उत्तर प्रदेश में भारी संख्या में कहीं भी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने रणनीति बनाई है उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। अब तो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ खड़ी है। इनके साथ में सीबीआई खड़ी है। इनके पास सीबीआई के अलावा कुछ नहीं बचा। आप जी अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे अब इनकी बात का जवाब में? अर्पिता जी, हम भाजपा प्रवक्ता तो नहीं है कि 2 करोड़ नौकरियों के विषय में कोई सफाई दें, लेकिन अगर इस आरक्षण से सवर्णों को कुछ मिल रहा है और यदि ये गलत हमें स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। यदि ये गलत है सर तो आपने हमारी पार्टी संसद में, जी बिल्कुल मैं वही कहना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल समर्थन किया है, लेकिन अगर मगर किंतु परंतु ये लगाने के बाद किया, ये थोड़ा सा सवर्णों को अच्छा नहीं लग रहा है। ये चीज अगर मगर नहीं लगाया। हमारे नेता शुरू से मांग कर रहे हैं कि सबकी आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दो, लेकिन नौकरियां तो क्रिएट करो। नौकरियां तो हम लोग शुरू से मांग रहे हैं। नौकरियां क्रिएट करना चाहिए। इसका जवाब भाजपा के प्रवक्ता देंगे। शायद लग रहा है आज कोई भाजपा प्रवक्ता जुड़े नहीं है क्या? जी राजपाल जी, आप कह रहे हैं किसी भी जाति को आरक्षण नहीं मिला, लेकिन SC ST OBC को आरक्षण मिला हुआ है। नहीं, मैंने ये कहा कि SC OBC को तो आरक्षण मिला था। हाँ, उनको ही नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब सामान्य कोटे का आरक्षण कर दिया है तो वैकेंसियां भी तो क्रिएट करो। और 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था तो सामान्य वर्ग में भी जो गरीब है उनको भी लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिलेगा, बैकवर्ड दलित को भी लाभ मिलेगा। लेकिन वैकेंसियां तो निकालो। खाली जुमले पे जुमला, नया एक झूठ बोला फिर दूसरा झूठ चालू। तो ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? चलिए, नौकरियां भी तो क्रिएट करें। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय राय जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद मैम। जी संजय जी, आर्थिक आधार पर इस तरीके आरक्षण बिल लाया जा रहा है, क्या कानून पास करेगा इस बिल को? माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद एक नारा दिए थे, सबका साथ सबका विकास। उस नारे पर चलते हुए उन्होंने सबसे पहले जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए आयोग बना था 1993 में, जिसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया कांग्रेस की सरकारों में, उस कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए। SC ST एक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पे जो है कि उंगली उठाई, उसको ठीक किया। और अंत में 3 दशक से बहुप्रतीक्षित मांग थी फॉरवर्ड गरीबों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए, जिसमें संविधान संशोधन करके हिम्मत जुटाए और आरक्षण दिया। समाजवादी पार्टी के अपने मित्र को मैं सुन रहा था, 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फॉरवर्ड गरीबों को आरक्षण देने के लिए मांग किया, घोषणा पत्र में अपने लिखा था। और बसपा बार बार जो है बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी बार बार कहती रहती हैं कि हम देंगे। और कांग्रेस के नरसिंहा राव जी देने के लिए अधिसूचना भी जारी किए, लेकिन संविधान संशोधन नहीं किए। इसका मतलब पूरी तैयारी नहीं किए थे। तो वास्तव में इस मुद्दे पर सपा बसपा कांग्रेस जुमलेबाज पार्टी इस मुद्दे पर
फॉरवर्ड को आरक्षण देने के मुद्दे पर, फॉरवर्ड गरीबों को आरक्षण देने के मुद्दे पर जुमलेबाजी किया है समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने, मायावती जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, और हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको पूरा करके दिया है। ये हमारे लिए एक साहस का काम था, लेकिन उस साहस को माननीय मोदी जी ने करके दिखाया है। जी संजय जी, आरक्षण तो लाया जा रहा है, लेकिन नौकरियां कहाँ हैं? क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी किया था बीजेपी ने। क्या जो बाकी लोगों को जो आरक्षण मिला है, तो वो तो आरक्षण जो भी नौकरी होगी उसमें जिसको मिलेगा, क्या किसी संवर्ग ने देश के इसलिए आरक्षण लेने से मना कर दिया क्या कि सरकारी नौकरी कम हो गई है लिहाजा हम आरक्षण नहीं लेंगे? जहां तक नौकरी का सवाल है, माननीय मोदी जी ने 15 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार खड़ा किया है। 12 करोड़ लोगों ने मुद्रा लोन में जो है कि मुद्रा योजना में लोन लिया, जिसमें कोई बैंक गारंटी नहीं, कोई जो है कि किसी तरह की गारंटी नहीं देना था, और उसमें जो भी 12 करोड़ लोगों ने लोन लिया वो 1 या 2 लोगों को और अपने नौकरी दिए हैं। मतलब कि जो है, और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, सारी योजनाओं में मिलाकर के 16 करोड़ लोग डायरेक्ट रोजगार किए हैं, और उन लोगों ने कुछ लोगों को नौकरी पर रखा, और एक बड़ी संख्या 20-22 करोड़ लोग जो है रोजगार पाए माननीय मोदी जी की योजना से। और अभी हमारे जो है कि सपा के हमारे दोस्त कह रहे थे कि जो है नौकरी कहाँ है। अरे भैया, आप भी तो 5 साल अभी सरकार चलाए हैं, अखिलेश जी 1.5 साल पहले तो हटे थे, तो क्या 5 साल में कितनी नौकरी दी है आप बता दीजिए। हमने देखिए सिपाही की भर्ती हमने शुरू कर दिया। हम जो है कि पिछले सपा के समय में तरह तरह के नकलची, तरह तरह के माफिया, शिक्षा माफिया, नकल माफिया, वो कई बार जो है पर्चा लीक कराते हैं सपा के माफिया लोग। सरकार उनसे निपट रही है, लेकिन सबको नौकरी, उत्तर प्रदेश में जितने पद खाली हैं भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी पूर्वक, और सपा ने जो भी नौकरी दिया 4 जिले के लोगों को नौकरी दिया, इटावा, के लोगों को नौकरी दिया, पीसीएस में बैकवर्ड का पूरा कोटा खा गए, केवल एक बिरादरी को दिया। जनता मुंह बंद करेगी। अभी गोरखपुर में तमाचा मारा जनता ने, अभी फूलपुर में मारा, किराना मारा, एक और वो भी एक बिरादरी को केवल 4 जिले में दिया। हम तो पूरे प्रदेश में दे रहे हैं, निष्पक्षता से दे रहे हैं, पारदर्शिता से दे रहे हैं, कोई सूची नहीं, कोई भाजपा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई बिरादरीवाद नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, जातिवाद नहीं, केवल एक वाद है कि जो भी बेरोजगार है उसको योग्यता के आधार पर हम नौकरी दे रहे हैं, पारदर्शी तरीके से। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे आप संजय राय जी की बात का? क्या जवाब देंगे? अपनी पार्टी के प्रचार मंत्री हैं, प्रचार ही करना है इनको। अगर नौकरियां पूरे देश में इन्होंने 12 करोड़, 15 करोड़ मुद्रा लोन, ये लोन, 22 करोड़ नौकरियां दे दी, तो इनकी अपनी ही सरकार का आंकड़ा ये क्यों कह रहा है कि आज की डेट में पिछले 23 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा है, 7.3% है। अगर ये भी आंकड़े इनकी आंख नहीं खोलते हैं, तो इस निर्लज्जता के लिए भारतीय जनता पार्टी को हम क्या कह सकते हैं? राय जी तो अपनी पार्टी का प्रचार के दफ्तर में दो मिनट अर्पिता, इस तरीके से बहस नहीं मैं कर पाऊंगा। जी सुरेंद्र जी बोलिए, आप संजय जी बोलने दीजिए उन्हें। 2 बातें बड़ी क्लियर है। नंबर 1, नौकरियों पर विकास विहीन, क्या नाम, रोजगार विहीन विकास की हमें आवश्यकता नहीं है। अडानी अंबानी का विकास करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हमारे देश की जनता को नौकरियां चाहिए। नौकरियां बिल्कुल इस सरकार ने 2 करोड़ का वादा किया था, 10 करोड़ नौकरियां अगर कहीं हो तो ये लोग बता दें। मुद्रा लोन के नाम पर ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बैंक के आंकड़े अपने आप कहते हैं, ये कहते 12 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया, और उसके साथ जितना लोन इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया वो पर हेड लगभग 23,000 रुपये आता है। तो अगर क्या नाम, इन्होंने 12 करोड़ लोगों को 23,000 में कौन सा व्यापार, पकौड़े का ठेला भी 23,000 रुपए में नहीं लगता। अगर इन्होंने पकौड़ा रोजगार दिया है तो भाई हम नहीं जानते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से बता दें आपसे। तीसरी बात जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो बात संविधान को लेकर के कह रहे हैं कि हम जुमलेबाजी करें, जुमलेबाजी का मास्टर तो आपके यहाँ है, गुरु तो आपके यहाँ है, हम सब लोग तो चेला भी नहीं है उसके। अभी हमने तो बगैर किसी शर्त के, क्या हमारे समर्थन के बगैर आप राज्यसभा में पास करा सकते थे ये बिल? कुछ शर्म कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मित्र कुछ शर्म करें कि कम से कम जिसकी जो बिल हमने बगैर किसी ना नुकुर के समर्थन किया है अपने 55 सदस्यों के साथ, वरना ये बिल संविधान का रूप ले ही नहीं सकता था, क्योंकि 165 आपको मिलते नहीं, 3/4 बहुमत चाहिए था। लेकिन इन सब लोगों को इनकी कतई जानकारी, निर्लज और बेशरम लोग हैं ये लोग।
कि हम मैं जवाब दूंगा मैडम, मैडम अर्पिता मैम, मैं जवाब दूंगा भाषा का उपयोग मुझे जवाब देना है। बहुत सारी बात जी ने कहा, मुझे जवाब देना है। जी, समय की कमी के चलते हमें ये चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। सुनना पड़ेगा। अंबानी को पैदा करने वाली कांग्रेस है, अंबानी को पैदा करने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस के मैडम इंदिरा गांधी ने अंबानी को पैदा किया, कांग्रेसियों ने अंबानी को पैदा किया है, भाजपा की पैदाइश नहीं है। कांग्रेस की नाजायज औलाद है अंबानी। जी 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 संजय जी जी। और दूसरी बात कि जीएसटी का कानून तो कांग्रेस लाई थी, जीएसटी का कानून तो कांग्रेस लाई थी, लेकिन आपके पास नहीं, आपके पास गुण नहीं था कि आप उसको पास करा पाइए। हम पास कराए और जीएसटी काउंसिल में पास हुआ, आपके भी मुख्यमंत्री बैठे थे, लेकिन निर्लज्ज कितनी बेशर्म कांग्रेस है कि उस जीएसटी का विरोध कर रही है जो कानून ये लाए थे, पास नहीं करा पाए, लेकिन बेशर्मी की हद है। जी जी संजय जी, समय की कमी के चलते हमें ये चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो लोकसभा और राज्यसभा में तो ये बिल पास हो चुका है। सवर्णों को आरक्षण देने के लिए, गरीबों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने अपना फैसला भी कर दिया है, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।